बच्चों की तस्वीर के साथ ईरानी डेलीगेशन पहुंचा है इस्लामाबाद। मिनाब स्कूली बच्चों की तस्वीरों के साथ डेलीगेशन पहुंचा है। स्कूली बैग को भी साथ लेकर के डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान ने डेलीगेशन का नाम रखा मिनाब 168। मिनाब स्कूली बच्चों की तस्वीरों के साथ ये डेलीगेशन पहुंचा हुआ है इस्लामाबाद। अमेरिका और ईरान के बीच आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है। ऐसे में ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिफ भी ईरानी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक तस्वीर साझा की, एक पोस्ट सबके सामने उन्होंने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान मिनाब स्कूल हमले में जो बच्चे मारे गए थे उनकी तस्वीर को विमान में लेकर के पहुंचे हैं। और हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिस पर अधिक चर्चा करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातचीत अब होने जा रही है इस्लामाबाद में, क्या वो सफल होगी या फिर यहाँ से आगे क्या कुछ हो सकता है, उनका अपना अनुभव क्या कहता है। बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद अली शाह जी। शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, अब इस्लामाबाद में बातचीत देखने को मिलेगी, अमेरिका ईरान के बीच की बातचीत है। हालांकि इससे पहले भी, इस बातचीत से पहले लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही देशों की तरफ से बयानबाजी अपनी तरफ से हो रही है, लेकिन इस बातचीत से आपको क्या लग रहा है, क्या निकल कर सामने आ पाएगा? क्या दुनिया जिसका इंतजार कर रही है समाधान यहां से निकलेगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, अमेरिका और ईरान की बातचीत तो चल रही थी फरवरी में, और फरवरी के आसपास उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग भी हुई। दोनों पक्षों ने बोला बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ऐसी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बात से तो बात आगे निकलती है, वार्तालाप से ही तो आप डायलॉग, आप जब मेज पे बैठोगे, सुलझाओगे बातों, ठीक है, तो वो सुलझा रहे थे। फरवरी में हुआ, और फरवरी की शुरुआत में ये बातचीत चालू हुई। फरवरी के आखिर में अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलके। तो यानी कि ईरान के कमर पे, के पीठ पे खंजर ठोका गया एक तरीके से। इसलिए जाहिर सी बात है, और ये पहले भी हुआ है, कि ईरान को अब भरोसा नहीं रहा अमेरिका पे। वो कॉन्फिडेंस छोड़ चुके हैं। मोहम्मद गालिबफ ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं। इन्होंने ये कहा है कि वैसे भी हमारा भरोसा तोड़ चुकी है अमेरिका, लेकिन फिर भी लेट्स गिव पीस अ चांस, हम एक मौका देते हैं, हम आके देखते हैं कि क्या ऑफर कर सकता है अमेरिका, क्योंकि बातें आगे निकलेगी। एंटोनियो गुटेरेस हैं, यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। इन्होंने बोला है कि भाई दोनों पार्टियों से एक गुड फेथ में देखा जाए कि ये अच्छी से वार्तालाप हो। और जो सेक्रेटरी जनरल है, स्पोक्स पर्सन यूएन के, उन्होंने बोला है कि स्टीफनी दुजारिक ने बोला कि जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कॉल फॉर पार्टीज किया है, सीज के डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी की, ये अच्छा मौका है, इसको आप अच्छे से इसका फायदा उठाया जाए। अब मगर पता प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि जहां शांति की बात हो रही है, कहां पर हो रही है? शांति की बात हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि आतंक के लिए मशहूर है। जगहें होती है ना कि ये कानपुर चौधरी के लिए मशहूर है, नागपुर संतरे के लिए मशहूर है, ये देश इसलिए मशहूर है। पाकिस्तान आतंक के लिए मशहूर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राय बहुत लोगों की होगी। नाम सुनते हैं पाकिस्तान, दिमाग में आता है आतंक। मगर अगर ये बात वार्तालाप हो रही है पाकिस्तान में, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी अल्टीमेटली उम्मीद क्या होगी। और मैं आपको बताऊं, ये पहले जो डायलॉग हुआ था अभी 2 दिन पहले, ये ड्राफ्ट आया था अमेरिका से और ये दिया गया था पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को। मैं कैसे अंदाजा लगा रहा हूं, ट्विटर पे भी बहुत वायरल हुआ था, उसके ऊपर था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीज। ये नहीं था कि हम बोल रहे हैं या गवर्नमेंट बोलती है, मतलब आपने वही टेप दिया, कॉपी पेस्ट कर दी। अरे नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए होती है ना। अगर आप और मैं एक परीक्षा दे रहे हैं और मैं आपके पेपर से नकल मार रहा हूं, क्या मैं अपना नाम भी आपका नाम से नकल मार दूंगा? क्या मैं रोल नंबर भी नकल मार दूंगा? नहीं ना। मैं अपना नाम, अपना रोल नंबर लिखूंगा, फिर मैं उत्तर आपके यहां से नकल मार के लिखूंगा। पाकिस्तान ने वही नकल, वही टेप दिया और जगह सही हुई। तो उम्मीदें क्या लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान से? ये एक धाके का काम कर रहे हैं। इनको बताया गया है कि बस तुम ये बस दे देना वहां पर। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि
इजराइल ने सीज फायर आदर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लेबनान पे तुरंत मिसाइल फेंके, जहां 300 मौतें हुई, कुछ 1.5 लाख से 1,500 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 1,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए इसके अंदर। तो जहां पर आप देखिए, इजराइल गाजा पट्टी में हमस के पीछे पड़ा था। हमस को मारने के चक्कर में पता नहीं कितने अनगिनत, गिनती नहीं होगी, लाशें बिछ गई वहां पर, सिविलियंस की, बेकसूरों की, खवातीन की, बच्चों की, बुजुर्ग की, मजलूमों की। वहां पर इजराइल को कोई रिमोर्स नहीं है इसके बारे में, कोई अफसोस नहीं है इसके बारे में। हमस की लाशें बिछी, हमस को मारो, आप हिजबुल्लाह के पीछे आए हो, मारो हिजबुल्लाह को, कोई बात नहीं। आप सिविलियंस का खात्मा क्यों कर रहे हैं? आप सिविलियंस को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? और मैं सैनिक होने के नाते मैं कभी भी, हम तो बुरा मानते हैं सिविलियन को खरोच ना है, खरोच, चोट तो बहुत दूर की बात है। तो इसको मैं देख रहा हूं कि इजराइल ने माना नहीं, क्योंकि अमेरिका टुक इट फॉर ग्रांटेड ना, कि हम जो बोलेंगे इजराइल करेगा, हम पीस। आपने इजराइल को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया भाई? स्टेक होल्डर है, ऐसा जरूरी समझते हैं आप? यानी कि इस जगह अमेरिका पे ना ईरान को भी भरोसा नहीं हो रहा है और इजराइल को भी भरोसा नहीं है, जो इजराइल लगातार ये कहता रहा है, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री अली शासर, कि अमेरिका के साथ हम खड़े हैं और अमेरिका के साथ मिलकर हम सब कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है हमें ये भी मालूम है, लेकिन इजराइल को अमेरिका पे भरोसा भी नहीं है। बिल्कुल, दोनों को भरोसा भी नहीं है वैसे, लेकिन इससे ये दिख रहा है, ये दर्शाता है कि इजराइल एक्चुअली है हु इज कॉलिंग द शॉट्स, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अपना अच्छे से कटवा चुके हैं, बेवकूफ कटवा चुके हैं वो, और वो और बेवकूफ बन रहे हैं भाई। मुझे ताजुब होता है यार, एक नंबर 1 मैन ऑफ द नंबर 1 सुपर पावर, तो मतलब यहाँ नहीं कि आप चीन के लिए रास्ता खोल रहे हो, आओ भाई हमारे से आगे निकल जाओ, हमको आपके पीछे रहना है, आप खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है ये। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक आदमी पूरे देश की बेइज्जती लेकर आ रहा है, एक आदमी की वजह से देश उनका पीछे जा रहा है। क्या रुतबा था भाई अमेरिका का, क्या रुतबा था? डॉलर अलग शान थी, अंकल सैम। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही एक अलग अलग सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, बधाइयां बन रहे हैं। तो फंस चुके हैं वो, पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस युद्ध के अंदर। अब ये है कि किसने किससे रिक्वेस्ट करी कि आके मेरे से बैठते हैं भाई, हम थक चुके हैं। देखिए 2 हफ्ते का जो हुआ था ना, जब ये शुरुआत हुई थी, तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉज है, और मैं कहीं आपकी चैनल पे था शायद, मैंने कहा ये स्ट्रेटेजिकल पॉज है, और अगर ये 2 हफ्ते तक चलता है तो, मगर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद ये और ज्यादा भीषण होने वाला है। और अगर ये टिक गया तो 2 हफ्ते तक, मगर ये भी नहीं चला। अब इजराइल ने बोला कि लेबनान की तो बात ही नहीं हुई थी। मेरे को बताइए, कॉमन सेंस की बात है, अगर सीज फायर की बात हो रही है तो सीज फायर होता क्या है? सीज फायर मतलब ऑब्वियसली लेबनान इज इंक्लूडेड ना। 17 सितंबर 2024 को लेबनान के अंदर बहुत बड़े साइबर हमले हुए थे, जहां पर वॉकी टॉकी और पेजर के जरिए उनमें बारूद डाला गया था। फिजिकल कैजुअलिटी, लोगों की आंखें फूट गई थी, उंगलियां कट गई थी, हाथ कट गए थे, फिजिकल कैजुअलिटी हुई थी। नॉर्मली अटैक से क्या समझते हैं? साइबर अटैक से हम समझते हैं कि सर्वर हैक हो गए, पासवर्ड्स हैक हो गए, हैक हो गई। साइबर अटैक से तो हम यही समझते हैं ना कि भाई आप अटैक में, ऐसा साइबर अटैक कि भाई वो इजराइल ने किया था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, मैं मानता हूं। लेकिन इजराइल इतना रूथलेस हो गया है कि हजारों की तादाद पे लाशें बिछ रही हैं, हजारों की तादाद पे इनको किलिंग मशीन के नाम से बताया गया है इजराइल को। इजराइल हमारा दोस्त है, ठीक है, और हमारा दोस्त होने के नाते ये फर्ज बनता है कि अगर दोस्त ड्रग्स ले रहा है तो हम मना करें दोस्त को कि भैया ड्रग्स मत लो, भैया की भाई दोस्ती है तो और ड्रग्स लाके दो। अगर गलत काम कर रहा है दोस्त तो पूरे दोस्त को कि आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। मैं मानता हूं जो हमस ने किया 7 अक्टूबर को, इजराइल ने बहुत ज्यादा गलत किया और वो आतंकी हमला था, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आपने जो किया वो आतंक, आपने जो हजारों को मारा। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अमेरिका ने 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, ठीक है, कोई नहीं कहता कि वो व्हाइट टेररिज्म है। उन्होंने जो मदरों को उठाया
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, अभी 3 महीने पहले की बात है, तो किसी ने नहीं बोला कि भाई आतंक है। लोगों ने बोला गलत किया, वो भी आतंक हुआ ना, एक तरीके से आप किडनैप कर रहे हो भैया, आप किसी संयुक्त राष्ट्र के आप राष्ट्रपति को आप किडनैप कर रहे हो। 1953 में अमेरिका ने ईरान की सत्ता पलट की थी, ठीक है। मोहम्मद मुस्दिक थे, 1951 में वो इलेक्ट हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपने नेशनलाइज कर लिए थे ऑयल रिफाइनरीज, तो अमेरिका फिर लेफ्ट आउट। अमेरिका ने फिर सत्ता पलट कर दी और अपने पसंद का, अपने चुनिंदा आदमी को बिठा दिया, शाह ऑफ ईरान मोहम्मद शाह रजा पहलवी को बिठा दिया। अब 1979 में जब सत्ता पलट हुई, उसके बाद फिर दोबारा जब खुमैनी सरकार आई, जो कभी तुर्की में, कभी इराक में, कभी पेरिस में, कभी फ्रांस में, तो वहां से आए पेरिस से। जनवरी 1979 में शाह ऑफ ईरान भागा अमेरिका। 19 जनवरी में, फरवरी में खुमैनी की सरकार आई, जब उन्होंने आईआरजीसी फॉर्म करी। और अमेरिका और ईरान, इतने अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं ईरान के ऊपर, इतने। अब मेरे को ये बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, देखिए जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, जंग से पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, ईरान ने कब्जा कर लिया है उसके ऊपर, कंट्रोल कर लिया है, पूरा ठोस जमा दिया है कि भाई उसकी मर्जी से लोग टोल टैक्स जाएंगे नहीं जाएंगे। अमेरिका और इसराइल की शिप बैन कर दी। जंग से पहले तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, पाबंदियां थी। जंग के बाद तो खुल गया, हर कोई ईरान के ऊपर सैंक्शन मतलब लिफ्ट नहीं करे, मगर उनने कहा आई डोंट केयर, मैं ये करूंगा। और मजबूत होकर निकल कर आया, क्योंकि ईरान एक जख्मी शेर की तरह हो गया उसके बाद फिर। तो अगर अमेरिका ये इसमें अपना 1980 की बात बताऊंगा आपको, बड़ी दिलचस्प बात है ये। 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ अमेरिका ने चलाया था ईरान के अंदर, जहां पे 54 डिप्लोमैट्स ईरान की युवा पीढ़ी ने बंधक बना दिए थे ईरान के दूतावास में से। तो अमेरिका से 8 चिनूक जाते हैं ईरान, हेलीकॉप्टर। आप यकीन मानेंगी, एक भी हेलीकॉप्टर वापस अमेरिका नहीं जा पाया। 1980 की बात है ये, और बड़ा टॉक्ड आउट ऑपरेशन था ये, बहुत बड़ा फेल मिलिट्री ऑपरेशन था इतिहास में, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जिसकी लोग बात नहीं करते हैं। एक हेलीकॉप्टर का तो हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, एक हेलीकॉप्टर तो डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर फंस गया, एक हेलीकॉप्टर का इंजन फेलियर हो गया, एक हेलीकॉप्टर के जो रोटर जो होते हैं वो, एक हेलीकॉप्टर अपने फिक्स विंग उन्होंने खाली जहाज भी भेजा था कि अपने जो बंधक हो जो वहां से छुड़ा के लाएंगे उनको लेकर आएंगे, उसमें तेल भी था रिफ्यूलिंग के लिए। भाई आप तो यानी कि अमेरिका की दादागिरी है, दादागिरी और टॉक्स और बातचीत एक साथ नहीं चलती हैं। बिल्कुल। कभी नहीं चलेगी। और इस बातचीत से पहले ही अली शाह सर, हम देख रहे हैं इस बातचीत से पहले ही ट्रंप ने एक और पोस्ट कर दिया कि ईरान सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि बातचीत होनी है, वरना ईरान को हम एक रात में खत्म कर देंगे। आप बातचीत के टेबल पे बैठने जा रहे हैं और उससे पहले भी आप धमकियां जारी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, और मैं वाकई में एक्चुअली मैं दाग देता हूं आपकी, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने से दिन रात ऑलमोस्ट एवरी चैनल आई हैव कवर्ड, और एक एक एंकर देखे मैंने। जिस तरीके से आपकी पकड़ है, आपकी समझ है इस विषय पे, काबिले तारीफ है वाकई में। आपके चैनल में मैंने देखे हैं कि बहुत ही जिम्मेदार जर्नलिस्ट एंकर्स बैठते हैं, वाकई मुझे खुशी होती है, हमको ही मजा आता है करने में। जी देखिए, अभी ना ईरान जो है ना, ईरान की अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया में चल रहा है, वेलकम टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड ईरान, ऐसे करके हम जीत गए। देखिए, जंग में कोई जीता नहीं, कोई हारता नहीं है, ठीक है, नुकसान दोनों का होता है। अगर अमेरिकी जहाज गिराया गया, वो अमेरिका हार गई, कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता, नुकसान दोनों का हुआ है, एक का ज्यादा एक का कम। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि ईरान बहुत ही मजबूत निकल कर आया है इस जंग के बाद। अगर अमेरिका ने सोचा कि ईरान हार जाएगा, 4 दिन में हाथ खड़े कर देगा, हम लीडरशिप खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। ईरान और मजबूत होकर खड़े के आया, और अमेरिका ने बोला अभी बात थी, अब बात से बात आगे निकलेगी, बात करते हैं। और ये बड़ा अच्छा मौका था डोनाल्ड ट्रंप साहब की 2 हफ्ते की जो सीज़फायर थी, क्या जो अनाउंस हुआ था कि एक ग्रेसफुल एग्जिट के बेइज्जती भी ना हो और डिग्निटी के साथ वो निकल जाए इस में से। मगर इजराइल ने पूरा पानी मिट्टी पलेट कर दी। नेतन्याहू ने जो वहां पे हमले करे लेबनान के अंदर, अब लेबनान का मुद्दा सामने आया
कि लेबनान तो बात ही नहीं। जेडी वांस जो वाइस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो लीड कर रहे हैं अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, इन्होंने कहा था कि नहीं, लेबनान की तो बात ही नहीं हुई थी पाकिस्तान के। तो यार अगर बात नहीं हुई थी तो इजंट इट अंडरस्टूड? आप ये बोलिए कि अच्छा तो ये भी बात नहीं हुई थी कि हम तो सीज फायर के लिए तैयार हैं, लीव असाइड लेबनान, तो आपने स्पेसिफाई क्यों नहीं किया? आपने वो क्लॉज क्यों नहीं बताया? देखिए मैं बात है कि पाकिस्तान जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब। ये कहा जाता है कि अमेरिका से दोस्ती भी खराब, दुश्मनी भी खराब। भैया क्यों रहो, तो इसका खामियाजा भुगतेंगे पाकिस्तान। दो नाव एक साथ पांव डाल रहा है, चीन एक तरफ, अमेरिका, दोनों को खुश कर रहा है। अरे भैया अब चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं आप में, सी पैक, जैसे मलाका स्ट्रेट हुई हमारी, ठीक है। हमारी मलाका स्ट्रेट जो है वो हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मतलब इलाके में पड़ती है, क्योंकि कई मुल्क हैं उसके। अगर हम चाहें तो एक स्ट्रेटेजिक हथियार भी हम कर सकते हैं, मगर हम शायद करेंगे नहीं, शायद, क्योंकि बाकी मुल्कों से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक मुल्क हैं। ईरान ने जो किया, ईरान का वहां पे टेरिटोरियल वाटर था, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे दो जमाएंगे, अमेरिका को लग गए, भारी पड़ गया। अब ईरान, अमेरिका के पास और कोई चारा है भी नहीं। बिल्कुल, यही दोनों के बीच का जो तनाव है, जो संघर्ष है, वो लगातार हम बढ़ता हुआ मोहम्मद अली शाह सर देख रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दोनों देशों के बीच जब बातचीत अब होने जा रही है, तो यहाँ पर किसकी जीत होगी या फिर नहीं? बड़ा सवाल ये भी साथ में ये है कि किसकी शर्तों पर यहाँ पर अब बात मानी जाएगी, किसकी शर्तें सबसे ऊपर यहाँ पे रहने वाली है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए।